हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात विद्युत मशीन के बारे में। तो आज क्लास नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो हम लोग जो है तो आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, उसके अंदर सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोग को, बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो चैनल है, प्लेलिस्ट है, उसमें डाला हुआ है कि मैंने बताया था आईटीआई का पूरा सिलेबस मैं आप लोग को कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल को आईटीआई के हिसाब से पूरा मैंने पढ़ा दिया है। लगभग 32 लेक्चर मैंने लिया है, जिसमें पूरा कंप्लीट आईटीआई के हिसाब से बेसिक इलेक्ट्रिकल को मैंने खत्म किया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन के बारे में। तो मैं बता दूं बच्चों की यह जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, या हम बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो आईटीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, या मैं बात करूं जेई लेवल के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल था, उतना ही इंपॉर्टेंट, या कहूं मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्योंकि मशीन में हम लोग उन फिजिकली जो हमारे पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि वो वर्किंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें इधर जनरेटर की, तो जनरेटर हमारे आसपास है ना, हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, या आजकल के जो है तो बड़े बड़े ऑफिसों में, कारपोरेट में, हर जगह यूज होता है। जनरेटर कैसे काम करता है, बना कैसे होता है ना, वो हमारे को विद्युत कैसे बना के देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है तो इसमें पढ़ने वाले हैं। हम वहीं पे बात करेंगे मोटर की। मोटर हम लोग आटा चक्की में जाते हैं, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि आटा हमको पीस करके मिलता है। ऑयल मिल में जाएंगे तो ऑयल हमें मिलता है। या किसी हम मोटर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके ट्यूबवेल में मोटर लगी हुई तो पानी को ऊपर फेंक रही है, तो जितने भी मोटरें काम में आती हैं वो कैसे करती हैं, कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के वो मैकेनिकल में कैसे कार्य करके देती हैं, वो इस लेक्चर में हम लोग जो है तो पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं कि मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है ना, उसके टाइप्स को कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे अल्टरनेटर के बारे में, अल्टरनेटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो वो सारी चीजें जो है तो इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने को आप लोग को मिलने वाली है। साथ में हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस मोटर, जो एक अलग प्रकार की मोटर होती है, अलग इंपॉर्टेंस है उसका, है ना, अलग एप्लीकेशन है उसका, बहुत जगह अलग जगह में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं नॉर्मल जो हमारे पास मोटरें होती हैं उसका यूज जो है तो उनका यूज जो है तो हम लोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मोटर का जो यूज है वो अलग तरीके से किया जाता है। तो आज की जो क्लास है वो एक परिचय क्लास है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है। मशीन का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग मशीन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मशीन एक्चुअली में होती क्या है, मशीन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। और कल से हम लोग लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 1 डीसी जनरेटर को, तो हम लोग कंप्लीट फिर डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आज शुरुआत करता हूं इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन को, क्लास नंबर 1 से इलेक्ट्रिकल मशीन का परिचय। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल मशीन, अगर आपसे कोई बात करेगा इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है, हम किसे कह सकते हैं, तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जो कि हमारे कार्य को सरलता से, आसानी से, जल्दी कर देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो आप, किसी इंटरव्यू में जाओगे, किसी जॉब में जाओगे, किसी से मिलोगे, आप कोई टीचर है, आपसे पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी आप, एनीथिंग, कहीं भी आप जा रहे हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज दिस मशीन, मशीन क्या होती है, मशीन कैसे काम करती है, या मशीन किसे कहेंगे, तो आप लोग बता सकते हैं मशीन वह युक्ति है या ऐसी युक्ति जो दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को बहुत जल्दी, सरलता से पूर्ण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। उन्होंने अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया कि एग्जांपल बताओ मशीन किसे कहेंगे, या कोई एग्जांपल 1 2 4 बताओ, तो हम मोटर को कह सकते हैं, मोटर एक मशीन है, जनरेटर एक मशीन है, ट्रांसफार्मर एक मशीन है ना, अल्टरनेटर एक मशीन होता है। या हम बात करें फैन जो घूम रहा वो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, हमारी जो मोटर है वॉशिंग मशीन में लगी हुई है वो भी एक मशीन है ना, हमारा फैन है वो भी एक मशीन है। तो ये सारी चीजें जो है वो मशीन के अंतर्गत में आती हैं। जैसे ड्रिल करना, ड्रिल एक मशीन होती है, वो भी इलेक्ट्रिकल संबंधित काम करती है। तो सारे जितने भी हमारे दैनिक जीवन में मशीनें यूज में आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, मशीन। और उनका हम डिफिनेशन बोलेंगे कि वह एक ऐसी युक्ति है या मशीन एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी समय, किसी भी कार्य को कम समय में आसान से, है ना, सरल तरीके, सरलता के साथ में उस काम को बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेती है। उसे हम लोग
क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन को और देखते हैं कि मशीन के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मशीन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मशीन होती क्या है, मशीन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मशीन किसे कहेंगे। ओके, व्हाट इज मशीन, व्हाट इज दिस मशीन, या मशीन क्या होती है या किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे मशीन वह युक्ति है जो किसी भी कार्य को आसानी से तथा कम समय में पूर्ण करती है या कर लेती है, उसे मशीन कहेंगे या मशीन कहते हैं, मशीन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक दिस मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, हम बात करेंगे ड्रिल मशीन की आदि। मैं बता दूं हेयर कटिंग की जो मशीन होती है ना, हमारे पास में ट्रिमर होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं, फैन हो गया आपके घरों में है ना, वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर हो गया, पंखा हो गया, हर जगह मशीन काम कर रही है, मोटर काम कर रही है। तो मशीन किसे कहेंगे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि मशीन एक है ना, मशीन वही युक्ति है जो किसी भी कार्य को आसानी से, सरलता से तथा कम समय में पूर्ण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मशीन कितने प्रकार की होती है और मशीन का जो है तो वर्गीकरण देख लेते हैं, और मशीन में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मशीन के प्रकार या मशीन का वर्गीकरण। ओके, मशीन का वर्गीकरण या हम कह सकते हैं मशीन के प्रकार। ओके, तो मशीन जो है बेसिकली दो प्रकार की होती है, मशीन बेसिकली दो प्रकार की होती है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों प्रकार को। पहला प्रकार है नंबर 1 डीसी मशीन, सेकंड है एसी मशीन। ओके बच्चों, यदि आपसे कोई पूछता है कि मशीन किसे कहते हैं तो आप ये बताएंगे, या पूछ लेते हैं आपसे कि मशीन कितने प्रकार की होती है तो हम बताएंगे मशीन दो प्रकार की होती है। अब मैं बात करूं कि मशीन यदि दो प्रकार की होती है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारे पास में डीसी मशीन होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। बेसिकली दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो हम बात करेंगे नंबर 1 डीसी जनरेटर, नंबर 2 डीसी मोटर, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, फिर हम लोग यदि बात करें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यदि हम बात करें डीसी जनरेटर जो होता है वो कैसे काम करता है ना, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत होती हैं, डीसी क्या काम करती है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं डिटेल में ही बताने वाला हूं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एसी मशीन के टाइप्स। तब हम बात करते हैं एसी मशीन कितने प्रकार की होती है। तो एसी मशीन जो है बच्चों, वो जो है तो बेसिकली एसी मशीन जो है वो बेसिकली हमारी जो है तो 4 से 5 प्रकार पढ़ लेंगे। नंबर 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर 1 3 फेज इंडक्शन मोटर,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। थर्ड, ट्रांसफार्मर। फोर्थ है अल्टरनेटर। और फिफ्थ है सिंक्रोनस मोटर। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें हम लोग जो होते एसी मशीन में पढ़ेंगे। अब मैं इसके अंतर्गत आप लोग को बताऊंगा कि थ्री फेज जो मोटर होती है वो कितने प्रकार की होती है ना। तो हम लोग बात करेंगे थ्री फेज की। तो थ्री फेज जो मोटर होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है? तो हम बात करेंगे स्लिप रिंग होती है और क्या होती है, पिंजरा प्रारूपी अर्थात स्क्विरल केज होती है। तो यहां पे मैं आप लोग को बता दूं, जब मैं मोटर पढ़ाऊंगा थ्री फेज की तो यहां पे पढ़ाऊंगा इसके दो प्रकार। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार? तो हम बात करेंगे यहां पे दो प्रकार की। वो होगी एक स्लिप रिंग होगी, ओके। दूसरी होगी आपकी स्क्विरल केज यानी पिंजरा प्रारूपी, पिंजरा प्रारूपी। ठीक है, फिर हम बात करें सिंगल फेज की। तो सिंगल फेज जो है हमारे पास में 5 प्रकार की होती हैं, है ना, 5 से 6 प्रकार की होती हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो लगभग 5 प्रकार का होता है ना। आपका सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला तो बोलेंगे कोर के आधार पर, है ना, अर्थात जो है तो बनावट के आधार पर कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम बात करेंगे फेज के आधार पर, सिंगल फेज, थ्री फेज होता है। फिर हम बात करेंगे, है ना, कि कैपेसिटी के आधार पर। फिर हम बात करेंगे कि पावर वोल्टेज के आधार पर, तो स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ना, 2 प्रकार का होता है। फिर हम बात करेंगे कूलिंग के आधार पर। तो कूलिंग के आधार पर कई प्रकार चीजें होती हैं। फिर हम बात करेंगे पावर, एक इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तो लगभग मैं ट्रांसफार्मर को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना, 5 प्रकार से। तो 5 प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होगा। फिर हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटर की। तो अल्टरनेटर जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है ना, वो सॉफ्ट के आधार पर होता है। तो इसको भी हम लोग जो है तो कंप्लीट आगे पढ़ने वाले हैं। और हम लास्ट में पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, जिसे हम बोलते हैं तुल्यकाली मोटर। तो मैं आप लोग को पार्ट फर्स्ट में पहले पढ़ाऊंगा डीसी मशीन। डीसी मशीन खत्म होगी तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एसी मशीन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। ये सारी चीजें जो पढ़ेंगे ना तो कम से कम 15 से 20 क्लास, 25 क्लास हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो हम लोग बात करेंगे अब जनरेटर की। तो जनरेटर जो डीसी जनरेटर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार से, ओके। इसको भी हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। और जो मोटर होती है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे लगभग 3 प्रकार से, ओके। मोटर जो हमारी होगी वो 3 प्रकार से होगी। कम्युलेटिव कंपाउंड होती है ना, और जो है तो एक और मतलब मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा। मैं 3 प्रकार से मोटर को पढ़ाऊंगा इसमें डीसी में। उसका जो है तो कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा। सीरीज पैरेलल में पढ़ाऊंगा मैं, सीरीज मोटर, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी मोटर, श्रेणी क्रम संयोजन मोटर का, और फिर समांतर क्रम संयोजन मोटर का पढ़ेंगे। फिर उसके अंतर्गत हम लोग जो है तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पढ़ते हैं और एक और मोटर पढ़ते हैं। तो दोनों मोटरों को फिर वहां पे मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ही प्रकार की मोटरें भी यहाँ पे रहेंगी। वो तीसरा चौथा जो है वो अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डीसी जनरेटर है और डीसी जो मोटर है ये डीसी का पार्ट है, अर्थात ये डीसी मशीन के अंतर्गत आएगा। इसको हम पार्ट फर्स्ट बोलेंगे। पार्ट सेकंड जो है मशीन का वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। ये सारी चीजें जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है मशीन पढ़ने में, क्योंकि जो मेरा बेस जो है वो मशीन ही बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने मशीन को बहुत पढ़ाया है, पढ़ा भी है। और ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है, एग्जाम में बहुत अच्छा आता है। मतलब आप मान लो कि यदि हमारे पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो पेपर सेट होता है, अगर वो 100 नंबर का है तो 100 नंबर में कम से कम जो है तो 35 नंबर, 30 से 35 नंबर केवल मशीन से आते हैं। 20 से 25 नंबर आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से आते हैं, और बाकी पोर्शन जो होता है वो सब अलग से आता है। तो मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल की रीढ़ है, मतलब कहा जाए तो मेन सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, जिसको यदि आप पढ़ लेंगे तो कम से कम 50% आपका सिलेबस लगभग यहां से कंप्लीट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व क्या है। तो मशीन जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो कमांड है पढ़ाने की
क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल मशीनें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से आती भी है, मैंने प्रैक्टिकल भी किया है ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, बीएचएल की जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की इलेक्ट्रिकल की, उसमें मैंने 1 ईयर का ट्रेनिंग किया है ना। तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम है कि आपका जनरेटर कैसे वर्क करता है, जनरेटर में कनेक्शन कैसे होते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है तो बाइंडिंग कैसे करते हैं, उसकी पूरी प्रोसीजर मुझे मालूम है कि हम लोग जो है तो सीरीज बाइंडिंग कैसे करते हैं, पैरेलल बाइंडिंग कैसे करते हैं, पैरेलल टू पैरेलल कैसे करते हैं, फिर उसको हम लोग वैक्यूम एम्प्लीफिकेशन में कहाँ कैसे भेजते हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, फिर हाई वोल्टेज हम लोग कैसे टेस्ट किया है तो वो हमको मालूम है। फिर फाइनल हम लोग जो है तो उसका बाइंडिंग वगैरह, बाइंडिंग के ऊपर जो हम लोग जो है तो लेमिनेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, किसका बना होता है, सीआरजीओ को क्या होता है, सीआरजीओ के थ्रू हम लोग जो लेमिनेशन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे समझाने वाला हूं मैं, और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है 4 to 5 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी आप लोग को यहाँ पे मजा आने वाला है उसको देख करके, क्योंकि मैं मशीन को बहुत अच्छे से पढ़ा भी हूं और पढ़ा भी सकता हूं, और मैंने अभी 4 से 5 साल मैंने पढ़ाया भी है। ओके, और जो बीएचएल ट्रेनिंग जो मैंने किया है बीएचएल में, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल जो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, और वहां पे जो ट्रेनिंग होती है, जो वहां कंपनी के अंदर जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर रहते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके साथ में काम करना, उनके साथ में उस वर्कशॉप के अंदर काम करके सीखना, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मैंने जो है तो ट्रेनिंग किया है, तो मुझे ये सब चीजें आती हैं बहुत अच्छे से। मैंने जनरेटर भी देखा है, मोटर भी देखा है, मैंने ट्रांसफार्मर में 3 मंथ जो है तो काम किया है, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने सबसे पहले उसमें गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, जहां पे एचजी बोलते हैं, वहां पे एक जनरेटर बनता है जो कि प्लांटों के लिए बनता है। फिर मैं गया था ट्रांसफार्मर में भी गया था, है ना, आपका जो है तो मोटर सेक्शन में भी गया था। तो कई सेक्शनों में हमने जाके देखा है, पर्टिकुलर ड्यूटी तो नहीं लगती थी, बट कुछ जगह में हम लोग के दोस्त रहते थे, वहां पे हम लोग जाकर के उसको सीखते थे, देखते थे। तो बहुत सारी चीजें आप लोग को मुझसे सीखने को मिलेगी। आई होप आप लोग को जो है तो मजा भी आएगा, और पढ़ने में जो है तो, और आपका जो है तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप लोग मेरे हिसाब से इसको जो है तो कंप्लीट करना है, नोट्स बनाते रहना है, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम में अच्छे से रिवीजन करके और एग्जाम में जा सकें। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें रहेंगी और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को यहीं पे बता दूं आप लोग को, सबसे पहले मैं कंप्लीट करने वाला हूं नंबर 1 डीसी मशीन। सबसे पहले मैं डीसी मशीन खत्म करूंगा। ये जो है तो 2 पार्ट में खत्म होगी, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है। ओके, डीसी जनरेटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर। ओके, फिर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर में, हम एसी में बात करेंगे। नंबर 2 एसी में बात करेंगे। एसी मशीन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। ओके, तो एसी मशीन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर को। सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर पढ़ाऊंगा आप लोग को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर मैं पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट अल्टरनेटर को, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। ओके, सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो है तो सिलेबस कंप्लीट हमारा हो जाएगा, और हम लोग मशीन को खत्म कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आज एक छोटा सा लेक्चर लेकर के आ गया था, क्लास नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मशीन, इसका परिचय। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट एक सिलेबस डिस्कस किया है जो कि यूट्यूब के चैनल में डाला हुआ है। उसमें मैंने लगभग 35 से 40 टॉपिक को मैंने बताया था, 35 से 40 चैप्टर मैंने बताया था, उन्हीं में से सारे चैप्टर रहेंगे। तो आप लोग जो है तो अगर नहीं देखे हैं उस लेक्चर को, उस वीडियो को, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ओके, और वहां से आप लोग को जो है तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ये जानकारी मिलेगी कि टोटल हमको कितने चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, जैसे मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कर दिया है, मशीन अब पढ़ा रहा हूं, मशीन खत्म हो जाएगी तो हम लोग पावर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट क्या होते हैं। प्लांट हमारे पास में 4, 5, 6 प्रकार के प्लांट होते हैं, उनको सबको पढ़ेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, है ना, फिर डीजल पावर प्लांट हो गया, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, बहुत सारे प्लांट है हमारे पास में, वो सारे प्लांट को खत्म करेंगे, है ना। विंड एनर्जी हो गई, पवन सोलर पैनल कैसे जनरेट करता है, एमएसडी पावर प्लांट क्या होता है, वो सारे प्लांट को मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे
ट्रांसमिशन लाइन को। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बहुत सारी चीजें देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है, फिर हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है वो एक टॉपिक आएगा। फिर हम लोग केबल वगैरह पढ़ेंगे, केबल कितने प्रकार की होती है, ओवरहेड केबल, अंडरग्राउंड केबल, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। उसके बाद देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनालॉग को, फिर बाद में पढ़ेंगे डिजिटल को। ये मैं डिजिटल पहले पढ़ा दूंगा कि छोटा सा पोर्शन रहेगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, अदरवाइज सब में कन्वर्जन सिस्टम पढ़ा दूंगा। आप गेट वगैरह पढ़ाऊंगा। गेट में हम लोग सारे गेट को पढ़ने वाले हैं, जहां की आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो रेशियो रहता है मैं बता दूं आप लोग को। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की। तो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल होता है वो लगभग जो है, तो अगर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं और 100 मार्क्स के हैं तो मैं बता दूं कि लगभग 25 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक से बन जाते हैं। फिर हमारे मशीन जो आता है टॉपिक, मशीन का जो टॉपिक आता है, मशीन में लगभग जो है तो 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम बात करें यदि पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में जो है तो लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं पावर सिस्टम में। फिर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात करेंगे केबल में, तो केबल में जो है, केबल में लगभग जो है तो 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम वहीं पे बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आजकल बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इसमें लगभग जो है 30 क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना। तो 30 क्वेश्चन के आसपास में इलेक्ट्रॉनिक्स अकेले कवर करती है। मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स ये आप अच्छे से कवर कर लिए तो पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, केबल वगैरह सब आराम से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, आराम से कवर हो जाएगी। और पावर प्लांट, है ना, पावर प्लांट जो है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पावर प्लांट में क्या है, हम लोग जो है तो कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर का टरबाइन कौन कौन सी होती है, बिजली कैसे बनती है, उसके पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन यहां से ही बन जाते हैं, अर्थात हम 3 से 5 क्वेश्चन यहां से भी ले लेते हैं। तो ये सारे जो है तो आपके इलेक्ट्रिकल के टोटल चैप्टर हैं, इनको आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा और इसके अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल इन टॉपिक से बनते हैं। आईटीआई का कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, डीआरडीओ हो, डीएमआरसी हो, है ना, ट्रेनिंग ऑफिसर को, इंस्ट्रक्टर हो, या आपका किसी विद्युत विभाग की भर्ती आई हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, यूपीपीजीसीएल टीजी2 हो, कोई भी वैकेंसी हो, टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं टेक्निकल वो यहीं से बनते हैं, अलग से कहीं से भी नहीं बनते हैं। आप लोग के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी वैकेंसी में आएगा कि नहीं आएगा। इंडिया में, भारत में आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो आईटीआई बेस से, तो जहां पे टेक्निकल पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, वो टोटल मेरे पढ़ाए हुए सभी जगह आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमन पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो आईटीआई से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। आईटीआई का बच्चा हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे हो, किसी भी गवर्नमेंट की आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ लेंगे तो उनको हर एग्जाम में मदद मिलने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो मेन पोर्शन होता है, जो टेक्निकल होता है, वो कॉमन होता है। आप किसी भी वैकेंसी में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, तो आपको जो टेक्निकल पोर्शन मिलेगा वो कंप्लीट यही मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मशीन मिलेगी, पावर सिस्टम मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, केबल मिलेगा, है ना। फिर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, पावर प्लांट मिलेगा, और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी बताया नहीं यहाँ पे, तो वो भी चीजें मिलेगी। तो कुल मिला के आपको यही सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी जो कि टेक्निकल पोर्शन में रहेगा। अब आपकी भर्ती जब आती है तो भर्ती में स्पेशल लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि आपका 25 नंबर जो है नॉन टेक्निकल आएगा, 75 नंबर आपका टेक्निकल आएगा। टेक्निकल में क्या रहता है, टेक्निकल में 75 नंबर पूरा यही रहता है। चाहे आप मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करें, या मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की बात करें, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की बात करें, या आप राजस्थान बिजली विभाग की बात करें, डीएमआरसी की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, सेल की बात करें, बीएचएल की बात करें, एनसीएल की, आई थिंक एनसीएल की बात करें, हम किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहां से आप पढ़ाई करके जाएंगे तो आपको 100% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मेरे पास जो मेरे पास नोट्स हैं, जो मेरे पास बुक्स हैं, वो मैंने बहुत मेहनत से मैंने उसको तैयार किया है। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि लेटेस्ट जो आज के हिसाब से 2023-24 के हिसाब से जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारे लेवल में यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा थ्योरी पढ़ा करके, और बीच बीच में आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा। अभी मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के नहीं आ पा रहा हूं, पर बहुत जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊं।
तो बच्चों सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होता है, पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार रिवीजन करो उसको, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। फिर आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो मजा भी आएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा भी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। आप सोचें कि मैं ऑब्जेक्टिव लगा करके सब कुछ कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कितने भी लगा लो, अगर वो घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपका बेसिक मजबूत है, यदि आपने जो है तो थ्योरी को कंप्लीट किया है, आपने थ्योरी को जो है तो बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपसे 100% बनने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागिए, पहले आप थ्योरी को कंप्लीट करिए। यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, यदि आपको लगता है कि मैंने थ्योरी में बहुत अच्छा पढ़ लिया है, फिर आप क्या करिए कि अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो, उनको क्वेश्चन क्या करिए, आप लगाइए, टाइमिंग के साथ लगाइए। एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि यदि बच्चों के पास में कितने हैं, बच्चों के पास में 200 का जो है तो पेपर आ गया, टाइम उनको मिल गया है, बच्चों कितना, उनको टाइम मिल गया है 2 घंटे का, जनरली इतना मिलता नहीं है। हम मान लेते हैं 1 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिल गया है। आप 1 घंटे 30 मिनट में क्या करते हैं, 1 घंटे 30 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 150 तक जाते जाते आपके सारे जो है तो क्या होते हैं, टाइमिंग खत्म हो जाती है। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या रहता है कि आपके पास में समय कम रहता है। ठीक है, अब मैं अच्छे से उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं। आपको मैं बोलूं कि आपके पास में 100 नंबर का पेपर आया है और आपको मिला है मात्र 1 घंटे 30 मिनट। अब आप क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और बीच में क्या होता है, कुछ टफ क्वेश्चन मिल गए या कुछ मीडियम क्वेश्चन मिल गए, तो आप वहां पे उलझ के रह जाते हैं। लास्ट में आप 80 नंबर तक जाते जाते आपका सारा क्वेश्चन का जो टाइम होता है, जो 1.5 घंटे होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जो 20 क्वेश्चन लास्ट के रहते हैं, उसको आप क्या करते हैं, फिर तुक्का मारते हैं या जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं। जबकि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि 1 से 80 तक तो मैं गया हूं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन रह गए हैं वो 20 क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि जो इजी हो और जो मेरे से जल्दीबाजी में बिगड़ जाए। आपको करने का तरीका का बता दूं मैं आप लोग को। सबसे पहले आप लोग यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा सा हम इस पैटर्न में बात कर लें। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को समझा दूं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक सबसे पहले फर्स्ट टाइम सॉल्व करिए। कुल मिलाकर आपको ये करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देना है आपको अपने पेपर को। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट आपको देना है कुल मिला के, और क्या करना है, 1 से 100 तक पूरा जाना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को भी देखना, 2 को भी देखना, 3 को भी देखना है, और उन्हीं क्वेश्चन को टिक करते हुए जाना जो आपको 100% आते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड में आप सॉल्व जब करेंगे, पहले राउंड में आप सॉल्व करेंगे, 1 से 100 तक आप जाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें से कम से कम आपके जो है तो 30 से 40 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे 100%। और इनको आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। यदि नहीं बन रहा है ना तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो बन रहा है उसको टिक करो, आगे बढ़ो। तो ऐसे में क्या रहेगा कि फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्योंकि यदि पूछ लिया करंट की इकाई क्या होती है, हमको मालूम है एम्पियर होती है, टिक करके आगे बढ़ गए। यदि आपसे पूछ लिया कि भैया कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमको मालूम है फैराड होती है, हम आगे टिक करके बढ़ गए। यदि आपसे पूछ लिया कि जो है तो फ्लक्स का इकाई क्या होती है, हम जानते हैं वेबर होती है, आगे टिक किए, आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ते जाएंगे। तो हम 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे मात्र कितने मिनट में, मात्र आप 20 मिनट में कर लेंगे। कितने मिनट में, आप अधिकतम 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आपके पास में जो है तो माइंड में क्लियर रहेगा कि हमको केवल उसी क्वेश्चन को देखना है, उसी क्वेश्चन को टिक करना जो 100% आता है। जो नहीं आता है उसमें समय नहीं गंवाना है, नेक्स्ट समय को नष्ट नहीं करना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक, अब होगा क्या कि 20 मिनट में आपके 35-40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बचे कितने बच्चों, 60 क्वेश्चन बचे। अब 60 क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है आपको, 60 क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है कि 1 घंटे 10 मिनट मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। इतने में आप 60 को कर लोगे। अब क्या करो आप कि 60 में से आपको मालूम है, 60 में से ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, है ना, ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट होगा। मतलब ए और बी। अपने को मालूम है कि भैया सी और डी तो नहीं है, सी और डी तो 100% नहीं है, ए और बी में कंफ्यूजन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट दो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, दूसरा अटेम्प्ट में लो। अब उनमें क्या करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो 20 क्वेश्चन जो डाउट वाले हैं, ए और बी में कंफ्यूजन है, उनको आप करोगे। 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तो कम से कम इसमें जो है ना, इसमें जो है तो आप जो है तो मान लो, मैं मानता हूं आधे घंटे, है ना, आधे घंटे या 35-40 मिनट भी आप मान लो, 35-40 मिनट। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 40 10 50 10 60, मतलब 60 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए। 60 क्वेश्चन आप क्लियर हो गए, बचे कितने, 40।
अब ये 40 जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये टफ होते हैं। यहां पे आपको जो है कि कॉमन सेंस का जो जरूरत पड़ती है, आपके पढ़ाई की जो एक्चुअल में क्वालिटी है वो यहां पे झलकती है। क्योंकि आपने 60 क्वेश्चन तो तय कर लिया कि 60 क्वेश्चन आपके कितने में हो गए, 40, 10, 50, 10, 60, मतलब 1 घंटे में आपका जो है ना 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, 30 मिनट यहां पे लेते हैं, 20 मिनट यहां पे, 50 मिनट, मतलब हमारे पास अभी 40 मिनट है और 40 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन करना है। तो अब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास में मिनट और क्वेश्चन बराबर हो गए, अर्थात हम इनको ज्यादा समय दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज और होना चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज और होना चाहिए कि 100 में 100 हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन किसी से आता ही नहीं है। तो हमको मालूम है भैया कि हमारे पास में कितने 100 है ना, 100 क्वेश्चन थे, 100 में हमने कितने कर दिए, 60 तो ऑलरेडी कर दिए, ठीक है। बचे हमारे पास में 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से हमको मालूम होना चाहिए कि ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन हैं जो हमको बिल्कुल नहीं आते हैं, और 15 क्वेश्चन हमको छोड़ना भी है। हाँ, माइनस मार्किंग नहीं है तो आप टिक कर दो, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, तुक्का ही लगाना है। तो आप कितने बचे यहाँ पे, आपके पास है मात्र बचे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कितना है, 40 मिनट का। तो पहले से अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग को क्लियर करके चलिए, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि आप सब भीड़ में चलेंगे, भीड़ की चाल चलेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है तो उसके लिए प्लान लेकर के चलना पड़ेगा, प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। प्लानिंग करके जो है तो आपको एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। आई होप आपको ये प्लानिंग और ये मेरा जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है वो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग एक आध एग्जाम में इसको अप्लाई करके देख लेंगे, है ना, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये जो है तो बहुत अच्छा जो है तो प्लान था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट राउंड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक उसी को करते हैं जो 100% आता है। दूसरे में हम दूसरे राउंड में क्या करते हैं, कंफ्यूजन वाले, जो 4 में से 2 क्लियर है कि ये नहीं है, 2 अपने को डाउट में है, तो उनको हम लोग जो सॉल्व करते हैं सेकेंड राउंड में। फिर हम लोग थर्ड राउंड में क्या करते हैं, एक तरफ से जो छूट जाते हैं उनको सभी को सॉल्व करते हैं। उससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कितना सॉल्व हो चुका है। और ये मान करके चलिए कि अगर आपके 100 क्वेश्चन है, 100 में से जो है तो आपका 10 से 15 नंबर नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए वो 10 से 15 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना, निगलेक्ट कर देना है, उसमें समय अपना वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, है ना। जो एग्जामिनर आपका एग्जाम सेट करता है, पेपर सेट करता है एग्जाम के लिए, वो ऐसे क्या करता है कि वो क्या करता है कि फर्स्ट में क्या करता है, नॉर्मल क्वेश्चन रखता है, नॉर्मल, ठीक है। बीच बीच में उसमें जो है तो टफ भी डाल देता है, पर नॉर्मल कितने रहते हैं, नॉर्मल जो रहते हैं क्वेश्चन वो 25 से 30 क्वेश्चन आपके नॉर्मल रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, जो आपको पढ़ते ही बन जाएंगे। मैंने बताया ना, फर्स्ट राउंड में इन्हीं को हमको सॉल्व करना है। दूसरा, फिर आपका जो है मॉडरेट, मीडियम में आपके क्वेश्चन कुछ आएंगे, मीडियम में आएंगे। तो मीडियम में कितने क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन जो है तो 20 से जो है तो 25 क्वेश्चन मीडियम में रहेंगे, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन मीडियम में रहेंगे। इसको हमको पहले सॉल्व करना है, फिर हमको दूसरा इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले रहते हैं। फिर तीसरा जो होता है वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है तो मीडियम रहते हैं, एक्स्ट्रा मीडियम मतलब थोड़ा सा टफ रहते हैं ना, थोड़ा सा जो है तो टफ रहेंगे, ठीक है। टफ जब रहेंगे तो वो टफ कितने रहते हैं, लगभग मैं बात करूं, है ना, लगभग मैं बात करूं कि टफ जो रहते हैं क्वेश्चन वो जो है तो नॉर्मल टफ, मतलब मीडियम टफ, है ना। हम मीडियम टफ की बात करें, मीडियम तो होते हैं, एक मीडियम टफ भी होता है। तो मीडियम टफ में हमारे पास में जो है तो लगभग जो है तो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे 25 दूनी 50, 25 तेईं 75, ये 75 नंबर तो हमारे हो गए। अगर हम बात करें 100 नंबर का हमारा पेपर बन रहा है ना, तो 75 नंबर तो ये हो गए। लेकिन चौथा जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। ये टोटल होते हैं टफ पेपर, है ना, ये टफ बनता है और ये कंफ्यूजिंग बनता है। अर्थात ये जो 20 नंबर होते हैं ना, ये 20 नंबर जो होते हैं, 80 नंबर आपके मीडियम टू नॉर्मल रहेंगे, है ना। नॉर्मल, मीडियम, मॉडरेट, मीडियम, मतलब मीडियम से थोड़ा एक आध थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, वो बहुत ही टफ रहेंगे, जो आपसे बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। आप रातों दिन कितना भी पढ़ाई कर लो, ये 20 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस 20 क्वेश्चन में अगर बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है तो 5 नंबर, ये 6 नंबर और ला सकता है बस। तो हम क्या करेंगे, ये 20 में से अगर 15 हमको नहीं आते हैं ना, तो उनको छोड़ दो ना, उनमें टाइम वेस्ट मत करो। इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, उसी में आपका हो जाना है। क्योंकि यदि आपका 100 नंबर का पेपर है और 100 में अगर आप 80-85 ले आए हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता जनरल कैटेगरी का,
ठीक है। यदि हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या है, अगर उसमें 85 जा रहा है तो इसमें 80 मान लो आप, इसमें भी कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आप जनरल से नहीं है, ओबीसी से नहीं है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 100 में कम से कम कितना लाना है, 100 में कम से कम 75 लेके आना है। 70 में मान लेता हूं मिनिमम एसटी एससी के लिए। तो भैया जनरल वाले जो है 85 का टारगेट रखें, 80 का टारगेट ओबीसी वाले रखें, 70 का टारगेट कम से कम एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले रखें। आज के डेट पे जो कंपटीशन चल रहा है 2022-23 में, तो आज की क्लास जो है वो एक परिचय क्लास थी, पर मैंने यहां पे थोड़ा सा प्लानिंग बता दिया आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। अब मैं जो है कल एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, सेकंड लेक्चर, जो कि मशीन का रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो मैं थोड़ा सा और डीसी जनरेटर के बारे में बता दूं, डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जनरेटर का। कल से हम लोग प्रॉपर क्लास लेकर के आएंगे। तो मशीन होती है वो हमने देख लिया, मशीन वही युक्ति है जो किसी भी कार्य को आसानी से तथा कम समय में पूर्ण करती है, उसे हम लोग मशीन कहते हैं। मैंने एग्जांपल बहुत सारे बता दिए हैं। अब हम बात करें एसी मशीन और डीसी मशीन की। हम लोग पहले डीसी मशीन पढ़ेंगे, डीसी मशीन में जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे। फिर एसी मशीन में हमने बताया है कि ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इतना पढ़ेंगे तो हमारा जो है तो एक मशीन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात मशीन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर तो बहुत सारे रहेंगे, 25-30 चैप्टर, 25-30 लेक्चर में ये खत्म होगा। तो हम लोग जो है तो जल्द ही कल एक लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो है तो इस चैनल को लाइक जरूर किया करिए, लाइक करके सब्सक्राइब करना यदि नए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं तो। और यदि अच्छी वीडियो लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।